नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग जो है आज आए हैं। आज हम लोग देखेंगे निबंध माला पुस्तक है। इसमें कई सारे निबंधों का संग्रह है। इसे एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। यदि आप इस वीडियो को प्यार देते हैं तो इसे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। विभिन्न पहलुओं पर हिंदी में विशिष्ट एवं जीवंत निबंध की रचना कैसे करें, इस पुस्तक में बताया गया है। और इस पुस्तक के अंतर्गत हम लोग जो है समसामयिक, समाज एवं सामाजिक मुद्दे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, आर्थिक, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, शिक्षा एवं साहित्य, महान व्यक्तित्व, इन सभी टॉपिकों पर निबंध को कवर करेंगे। लेखक हैं योगेश चंद्र जैन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। पहला निबंध है। लगभग 200 प्लस इसमें निबंध हैं। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो एक एक करके जो है इन सभी टॉपिक्स को हम लोग देखते चलेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। बाकी इसमें काफ़ी विस्तार से लिखा हुआ है, इसे आप ज़रूर देखें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से ज्वाइन कर लें, PDF को देखें, फिर इसे पढ़ें और अपने अनुसार लिखने की भी कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आवाज़ में किसी तरह की गड़बड़ हो तो माफ़ी चाहते हैं। कहता है कि शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने के लिए एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास एवं राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसी संदर्भ में भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय करने की भी मंजूरी दी गई। यह शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति जो थी 1986 को ये प्रतिस्थापित करेगी। बात करें इसकी पृष्ठभूमि की तो देखिए क्या कहता है कि देश में नई शिक्षा नीति की आवश्यकता अधिक समय से महसूस की जा रही थी। भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया है, जो कि है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 तथा 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था। शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दों पर था। जो पिछली नीतियां थी इनका जोर था कि शिक्षा तक पहुंच हो। नई शिक्षा नीति को विगत शिक्षा नीति की कमियों को दूर करने तथा वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। इससे पहले की जो शिक्षा नीति थी उसमें जो कमी थी उसे दूर कर दिया गया है तथा कुछ ऐसी चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है जो कि वर्तमान और आने वाले कल के लिए महत्वपूर्ण हो। आगे कहता है जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रूपांतरणकारी सुधार के मार्ग प्रशस्त हो गए हैं। हालांकि ये सभी चीज़ आपको केवल इस तरह से पढ़ने में अच्छे लगेंगे जो शिक्षा नीति बनाई गई है, लेकिन वास्तविक में शिक्षा का क्या स्तर हो गया है इससे आप और हम जो हैं बेहतर वाकिफ़ हैं। क्योंकि मुखिया और पंचायत के जो लोग होते हैं, सरपंच, ये सब शिक्षकों की बहाली करते हैं, किस प्रकार करते हैं इससे आप वाकिफ़ हैं। खैर उन चीज़ों पर हमें नहीं जाना है। उल्लेखनीय है कि नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। बात करेंगे शिक्षा नीति के आधारभूत सिद्धांत की तो क्या कहता है
शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य उत्तम मस्तिष्क का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा, सहानुभूति, साहस एवं लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन तथा रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हो। इसका उद्देश्य ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान कर सके। इसका आधारभूत सिद्धांत तो यही है। कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषय में, इस नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचारों में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी, और साथ ही साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों, अस्थायी विकास, जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, जिससे वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके। सबके लिए आसान पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेह के आधारभूत सिद्धांत पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए जो एजेंडा 2030 है, इसके अनुकूल है। बात करें हम लोग स्कूली शिक्षा की, तो कहता है यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों की पाठ्य चर्चा और शिक्षण शास्त्रीय आधार 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करता है। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं हैं, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। पुनर्गठित ढांचे के अंतर्गत 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 की उम्र के विभिन्न पड़ावों पर विद्यार्थियों के विकास की अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार उनकी रुचियों और विकास की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाएगा कि रुचि इस उम्र के अनुसार किस ओर है। यह पाठ्यक्रम रूपरेखा 5+3+3+4 के डिजाइन से मार्गदर्शित होगी। यहाँ 5+3+3+4 से आशय है, क्या है देख लीजिए। 5 से है फाउंडेशन स्टेज, इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले 3 वर्ष बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। इसके बाद अगले 2 वर्ष कक्षा 1 व 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 वर्षों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसमें 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे शामिल होंगे। फिर 3 में कहता है प्रीपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों, प्रैक्टिकल के माध्यम से बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई की जाएगी। इसमें 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। आप माने या ना माने, ये जो प्रयोगों की बात किया ना, प्रैक्टिकल के माध्यम से, पूरा एमएससी मेरा इसी तरह निकल गया विदाउट प्रैक्टिकल। तो खैर देखते हैं ये कहाँ तक कारगर होगा। आगे कहता है 3 मिडिल स्कूल स्टेज। इस स्टेज में शिक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही वोकेशनल कोर्स भी शुरू हो जाएंगे, जिसमें बच्चे अनेक तरह की स्किल्स सिखाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कक्षा 6 से ही प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी प्रारंभ हो जाएगी। इसमें 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। तो ये सारे जो हैं इसमें प्रोग्राम शामिल किए गए हैं। अब देख लेते हैं 4 का क्या मतलब है।
सेकेंडरी स्टेज, इस स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में कक्षा 9 और 10 तथा द्वितीय चरण में कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई होगी। छात्रों को विषय को चुनने की भी आज़ादी होगी। यहाँ कुछ ऐसे विषय होंगे जो सबके लिए कॉमन होंगे, परंतु साथ ही कुछ ऐच्छिक विषय जैसे कला, संगीत, व्यावसायिक विषय आदि होंगे, जिनमें छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकेंगे। इस स्टेज में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। इस तरह अब 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा और 3 वर्ष की आंगनबाड़ी, प्री स्कूलिंग, बाल वाटिका, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए एक नई स्कूली पाठ्यक्रम व्यवस्था लागू की जाएगी। कहता है कि 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान किया जाएगा। नई नीति के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। कहता है स्कूल से दूर रह रहे बच्चे 2 करोड़ बच्चों को पुनः मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्धता जो है ये व्यक्त की गई है। इसमें पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यताओं पर बल देने, स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्योत्तर गतिविधियां और व्यावसायिक शिक्षा के बीच समानता लाने, इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावहारिक शिक्षा शुरू करने के भी प्रावधान किए गए हैं। कहता है कि नई नीति में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही तरीके से सीखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष बल दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और सकारात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। जो भी योजनाएं आएंगी, अधिकारियों, मंत्री, नेताओं, इन सभी के जो है पॉकेट गर्म हो जाएंगी। योजनाओं के नाम पर क्या मिलता है लोगों को, ये हम लोग बेहतर समझते हैं, क्योंकि हम लोग अभी भी जो है शिक्षा से जुड़े हुए और इसकी मुख्य धारा में हैं। भले ही हम लोग उस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए दिन रात एक कर रहे हों, लेकिन वास्तविकता से आप पीछे नहीं भाग सकते हैं। खैर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा एक नई और व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2020-21 तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री हो जाएगी। साथ ही गुणवत्ता विहीन स्वचालित अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विरुद्ध कठिन कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं कब की जाएगी, वोट भी तो देखना है। आगे है समान और समावेशी शिक्षा। कहता है नई शिक्षा नीति में जेंडर इंक्लूजन फंड और वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर बल दिया गया है। इसके अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन स्थापित करना भी शामिल है। मतलब नई नीति स्टार्ट हुई नहीं है या इसका कोई रिजल्ट मिला नहीं है, डिफ्रेंसिएशन जो है अभी से ही स्टार्ट हो गया है। भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण। नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृत्व भाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया गया है। बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर
पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा को पूरे देश में मानवीकृत किया जाएगा। आगे कहता है कि शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की भी बात कही गई है। नई नीति में पाठ्यक्रम के भार को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आगे कहता है कि नई नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्योत्तर गतिविधियों में बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। तो ये सारे जो हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में डिस्कस है। बात करें मूल्यांकन की तो देखिए क्या कहता है कि नई शिक्षा नीति में छात्रों को सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने की भी बात कही गई है। छात्र कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे, जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। आगे कहता है कि छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा पद्धति में परिवर्तन किए जाएंगे। इसके अंतर्गत भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना किए जाने का भी प्रावधान है। छात्रों की प्रगति, मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े हुए निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी किया जाएगा। बात करें उच्चतर शिक्षा की तो इसके बारे में क्या कहता है देख लेते हैं। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक 50% तक बढ़ाने तथा उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की बात कही गई है 2035 तक। नीति के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके लिए 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे और इसी के अनुरूप उन्हें डिग्री या प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटली रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों के छात्रों को प्रदर्शन के आधार पर डिग्री दी जा सकेगी। हालांकि अभी 3 साल में भी ग्रेजुएशन नहीं हो पा रहा है कई राज्यों में। खैर, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। बात करें भारत उच्च शिक्षा आयोग की तो कहता है चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन करने का प्रावधान किया गया है। भारत उच्च शिक्षा आयोग के कार्यों को प्रभावी एवं प्रदर्शित पूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थाओं एवं निकायों के गठन का प्रावधान भी किया गया है, जैसे कि विनियमन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, नेशनल हायर एजुकेशन
रेगुलेटरी काउंसिल। अगला है मानक निर्धारण हेतु सामान्य शिक्षा परिषद। तीसरा है वित्त पोषण हेतु उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। और चौथा है प्रत्यायन हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। तो इस तरह से 4 जो है संस्थान या निकाय के गठन का भी प्रावधान है। कहता है इस नीति में देश में आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों के अनुरूप बहुविषयीय शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की भी बात कही गई है। वहीं अगर बात करें शिक्षा में प्रौद्योगिकी की, तो कहता है विद्यालयी एवं उच्चतर शिक्षा देने दोनों क्षेत्र में शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन आदि क्षेत्र में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का निर्माण किया जाएगा, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने और किसी क्षेत्र विशेष में उसके उपयोग से संबंधित निर्णयों को सुगम बनाना होगा। टेक्नोलॉजी पर जो है विशेष बल दिया जाएगा। बात करें खुली एवं दूरस्थ शिक्षा की, तो कहता है कि नई शिक्षा नीति में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु खुली और दूरस्थ शिक्षा के विस्तार की भी बात कही गई है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिजिटल संग्रहों, अनुसंधान के लिए वित्त पोषण, बेहतर छात्र सेवाएं, MOOC द्वारा क्रेडिट कार्ड आधारित मान्यता आदि जैसे उपाय को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाएगा कि ये उच्चतम गुणवत्ता वाले इन क्लास कार्यक्रमों के समतुल्य हों। बात करें प्रौढ़ शिक्षा की, तो कहता है कि बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना और जीविकोपार्जन का अवसर प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए सुदृढ़ एवं नवाचारी सरकारी पहलों, विशेषकर समुदाय की भागीदारी को सुगम बनाना तथा प्रौद्योगिकी के सुचारू और लाभकारी एकीकरण को अतिशीघ्र लागू किया जाएगा, जिससे कि वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बात करें वित्त पोषण की, तो कहता है भारत में उत्कृष्टता के साथ शिक्षा के लक्ष्य को पाने के लिए तथा देश एवं अर्थव्यवस्था से जुड़े लाभों की बहुलता के कारण यह शिक्षा नीति केंद्र तथा सभी राज्य सरकार द्वारा शिक्षा में निवेश को पर्याप्त रूप से बढ़ाने का समर्थन करती है। शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने हेतु एवं केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर काम करेगी, जिससे कि शिक्षा निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक पहुंचाया जा सके। तो इसके साथ कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कई महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, जो कि अगर वास्तविकता में अगर इस पर कार्य किया जाए तो ये आने वाले काफ़ी कम समय में बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा। हालांकि ये ज़मीनी स्तर पर कितना टिकेगा या कितना टिक रहा है ये तो बात की बात है, लेकिन इसके अलावा कुछ चुनौतियां भी हैं। इस नीति के समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जो इस प्रकार है, क्या क्या है देख लीजिए। महंगी शिक्षा सबसे प्रमुख चुनौती है। महंगी शिक्षा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से शिक्षण व्यवस्था के महंगी होने की संभावना है। साथ ही इससे शिक्षा जो है ये चुनौतीपूर्ण होगी। अगला है शिक्षकों का पलायन। विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय दक्ष शिक्षक के पलायन की संभावना बनेगी। दक्ष शिक्षक, ये बढ़िया लिखा है, केवल लिखता भारतीय शिक्षक के पलायन की संभावना बढ़ेगी तो मुश्किल हो जाता। दक्ष। नेक्स्ट है संसद की अवहेलना। विपक्ष का आरोप है कि भारतीय शिक्षा की दिशा एवं दशा तय करने वाली इस नीति को अनुमति देने में संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है।
अगला है मानव संसाधन का अभाव। वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा में कुशल शिक्षकों का अभाव है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यवहारिक समस्याएं देखी जा रही है। बिल्कुल देखी जाएगी, मुखिया से आप नियुक्ति करवाइएगा, है ना, तो ये सब प्रॉब्लम तो झेलना पड़ेगा। टैलेंटेड लोग घर में बैठे हुए हैं, मुखिया वाले स्कूल पढ़ा रहे हैं। निष्कर्ष, किसी भी समाज व देश के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एक आवश्यक एवं अनिवार्य तथ्य है तथा इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक राष्ट्र के द्वारा व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जाता है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नई शिक्षा नीति को पुरानी शिक्षा नीतियों की कमी को दूर करने एवं वर्तमान में 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें स्कूली व उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम, परीक्षा पद्धति, मूल्यांकन, नए पहलुओं का समावेश, संरचनात्मक विचार विस्तार, भाषा विकास व संरक्षण, विषय एकरूपता, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी आदि तथ्यों पर विशेष बल दिया गया है, जिससे कि देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास एवं संवर्धन तथा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई की जा सकेगी। इस शिक्षा नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो योजनाएं इसके तहत लाने का प्रयास या योजनाओं को लाया जाएगा वो अगर धरातल पर सही तरीके से उतर जाए तो फिर क्या ही कहना। इसलिए इसकी सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि इसका क्रियान्वयन जो है किस प्रकार से किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत सबसे युवा जनसंख्या वाला देश है और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। तो ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में डिटेल निबंध। इसमें कुछ चीज़ें आप दोबारा पढ़ें। इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला जो टॉपिक होगा वो राफेल लड़ाकू विमान होगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।